तो अपना पेमेंट ऑफ टैक्स के चैप्टर में इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ टैक्स कल कंप्लीट हो गया था। ओके, तो अभी जो पेंडिंग है वो लिस्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ओके, पहले रूल नंबर 86B जो हम लोग का बाकी है वो रूल नंबर 86A ये बाकी है। उसके बाद TDS एंड TCS। TDS TCS ये दोनों हम लोग करेंगे। उसके बाद रूल नंबर 88C एंड 88D ये ऑलरेडी करवा दिया है पहले ही। ओके, फिर भी हम लोग यहाँ पर एक बार गो थ्रू करेंगे। ओके, तो अपना इतना बाकी है फ्रॉम दिस चैप्टर। उसके बाद हम लोग को रिटर्न्स और पेमेंट्स का दोनों का क्वेश्चंस एक साथ करना है। तो 86B स्टार्ट करेंगे अभी। नहीं, किसने बोला? नहीं, वो GSTR 1 के एक्सेप्शन में से रिमूव है। टॉपिक रिमूव नहीं हुआ है। हाँ, एक्चुअली में है। रूल नंबर 86B पहले एक्सेप्शन हुआ करता था। GSTR 1 जिसको फाइल करने नहीं मिलेगा, उधर से हट गया। ओके, रूल नंबर 86B। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन का लायबिलिटी 4 लाख रुपीज का है और ITC उसके पास से 5 लाख रुपए का, तो उसको GST पेएबल कितना आएगा? 0। कुछ भी पेएबल नहीं आएगा। लेकिन उसके पास ITC का बैलेंस बचेगा। ओके, 1 लाख रुपीज का। बरोबर है। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है कि जो भी लोगों के ऊपर रूल नंबर 86B अप्लाई होगा उन लोग को अपने लायबिलिटी का 1% कैश में पे करना पड़ेगा। मतलब कि आपका जो फाइनल आंसर है वो 4000 आना चाहिए। अगर 4000 आना चाहिए तो आप लोग को ITC कितना मिलेगा? 3,96,000 का मिलेगा। तभी आपका ITC, तभी आपका लायबिलिटी 4000 का आएगा। अभी आपका बैलेंस कितना बचेगा? 1,04,000। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में क्या हो रहा है? तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जिन लोगों के ऊपर भी रूल नंबर 86 भी एप्लीकेबल है वो लोग पूरा ITC का यूजेज नहीं कर सकते। दे कैनॉट यूज देयर फुल ITC। ओके, दे हैव टू पे 1% ऑफ देयर लायबिलिटी इन कैश। ओके, उनके लायबिलिटी का 1% कैसे पे करना पड़ेगा? कैश में ही पे करना पड़ेगा। अभी ये रूल 86 भी किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है वो हम लोग समझेंगे। ये समझ में आया बेसिक? ओके, उन लोग के ऊपर एप्लीकेबल है जिनका टर्नओवर इन अ मंथ exceeds ₹50 lakhs। ओके, 50 लाख रुपया अगर आपका टर्नओवर एक महीने में क्रॉस हुआ तो उस महीने के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर अगले महीने गिर गया तो नॉट एप्लीकेबल। मतलब इस तरीके से चेकिंग होएगा इसमें। ओके, हर महीना हम लोग को चेक करना है। अगर हम लोग का टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है तो ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, एंड अगर उससे कम है तो नहीं होएगा। क्लियर? अभी ये जो टर्नओवर है, ये कौन सा टर्नओवर चेक करना है वो सुनो। इसमें हम लोगों को टैक्सेबल टर्नओवर चेक करना है। क्या चेक करने का? टैक्सेबल टर्नओवर। इसका मतलब ये है कि हम लोग को एक्सपोर्ट का टर्नओवर, देखो एक्सपोर्ट टैक्सेबल है, एक्सपोर्ट इज टैक्सेबल, बट फिर भी हम लोग को यहाँ पर गवर्नमेंट स्पेसिफिकली बोला है कि एक्सपोर्ट का एंड एग्जिम सप्लाई का, इन दोनों का टर्नओवर चेक नहीं करना है। क्योंकि एग्जिम सप्लाई कर रहे तो टैक्स का कोई यहाँ पर रिस्क ही नहीं है, और एक्सपोर्ट कर रहे तो हम लोग के ऊपर गलत प्रोविजन नहीं लगना चाहिए। तो एक्सपोर्ट को हटा दिया, एग्जिम को हटा दिया, तो क्या बचेगा? टैक्सेबल। मतलब कि इंडिया में जो सेल किया वो। पॉइंट समझा क्या बोलो? ओके, टैक्सेबल सेल्स इन इंडिया। ओके, खाली इतना ही बचेगा।
पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब एग्जाम्पल, अगर हम लोग का टर्नओवर टोटल 65 lakhs है, ओके, विच इंक्लूड्स 40 lakh taxable, 15 lakh exempt एंड 10 lakh एक्सपोर्ट, तो ये रूल एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? ये रूल एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा इस केस में? ओके, एप्लीकेबल नहीं होएगा क्योंकि हम लोग का जो टैक्सेबल सेल्स है वो 50 लाख रुपए से कम है। यहाँ तक समझा? ओके, तो वापस से रिवाइज कर रहा हूँ क्या सीखा। जिन लोग का भी टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है किसी भी मंथ में, उन लोगों को अपना पूरा आईटीसी यूज करने को नहीं मिलेगा। ओके, उन लोग को आईटीसी उतना ही यूज करना है जितना कि उनका लायबिलिटी 1% कैश में आ जाए। ओके, अगर मान के चलो कि इन लोग के पास इस केस में एक्चुअल आईटीसी होता 3,98,000, समझो ऐसा होता, तो क्या करते? 3,98, समझा पॉइंट? मतलब कि इनका अल्टीमेट आंसर 4,000 ही आना चाहिए या उससे ज्यादा। तो कितना आईटीसी यूज करने मिलता? अगेन 3,96,000 ही मिलता। ओके, लेकिन यहाँ पर बैलेंस अपना 1,02,000 कैरी फॉरवर्ड होता। सॉरी, 1,06,000, 1,06 ना, कितना, सॉरी सॉरी, हाँ, मैं 5 लाख के हिसाब से कर रहा था। कितना आएगा? 2,000, हाँ। तो इतना कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा उनको। पॉइंट समझ में आएगा? मतलब इन सिंपल वर्ड्स आपका 4,000 लायबिलिटी आना चाहिए। 4,000 मतलब 1% ऑफ योर ग्रॉस लायबिलिटी। ओके, ऐसा नहीं कि आउटपुट माइनस इनपुट करके 1%, ऐसा नहीं। ग्रॉस लायबिलिटी का 1% आपका आंसर आना चाहिए। ओके, ये रूल लगाने का इंटेंशन ये है कि जिन लोग का सेल 50 लाख से ऊपर है हर महीना, ओके, उनका टर्नओवर कितना होएगा? रफली 5-6 करोड़ होएगा। चलो किसी मंथ में कम ज्यादा होएगा, 4 करोड़ तो होएगा। 10% भी बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन पकड़ा या 8% पकड़ा प्रिजम्पटिव स्कीम वाला, तो भी 32 lakhs हुआ। ओके, 32 लाख के ऊपर टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा इनकम टैक्स का? एकदम कम से कम मिनिमम टू मिनिमम। कैसे किया? चेक करो, राइट है क्या? राइट रहेगा तो इधर ही डिग्री देता हूँ। क्या बात। ओके, तो जो भी लायबिलिटी है 7 लाख रुपीज, मतलब गवर्नमेंट बोल रहा है कि आपका इतना ज्यादा सेल्स हो रहा है, ओके, इतना ज्यादा टैक्स आ रहा है, ओके, लेकिन आईटीसी इतना कैसे पड़ा है? ओके, अगर आपको प्रॉफिट भी 32 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आप कुछ तो वैल्यू एडिशन कर रहे हो। इतना वैल्यू एडिशन करने के बाद आपका किसी मंथ में लायबिलिटी क्यों नहीं आ रहा है? तो सोचने वाली बात है। हो सकता है कि ये लोग कैश में सेल करते हो, परचेज वाइट में करते हो, ओके, पर फिर भी प्रॉफिट तो आया। तो क्या है इनके बिजनेस में, तो वो चेक करना इन लोग को, गवर्नमेंट को। इसीलिए ये रूल लगा है। ओके, इसके एक्सेप्शंस भी है, अभी हम लोग देखेंगे एक एक एक्सेप्शन। ओके, अभी हम लोग एक्सेप्शन पढ़ेंगे। सबसे पहला एक्सेप्शन यहाँ पर देखो। सबसे पहला बोला हुआ है द सेड पर्सन और द प्रोपराइटर और कर्ता और मैनेजिंग डायरेक्टर or any of two partners, whole-time directors, members of managing committee of association or board of trustee, as the case may be, have paid more than 1 lakh, more than 1 lakh as income tax in each of the year, in each of the last 2 financial year। मतलब कि पिछले 2 साल में
ओके, इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर ब्रैकेट में दो लिख रहा हूँ, दो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर उस पर्सन ने, मतलब जो भी कंपनी रहेगा तो कंपनी, तो रजिस्टर्ड पर्सन ने, या तो ओके उसके मैनेजिंग पर्सन ने, प्रोप्राइटरशिप रहेगा तो प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप रहेगा तो दो पार्टनर, ओके डायरेक्टर्स रहेगा तो दो डायरेक्टर, ओके, और रिस्पॉन्सिबल पर्सन, इन लोगों ने अगर हर साल में ओके 1 लाख से ऊपर अगर टैक्स का पेमेंट किया, मोर देन 1 लाख इन ईच ईयर, तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। देखो ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, उसका क्या इंटरप्रिटेशन? हाँ, पूरा आईटीसी से सेट ऑफ कर सकता है लायबिलिटी। पॉइंट समझा क्या? तो ये जो लोग हैं वो लोग कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? देखो, जब भी वो पर्सन या तो उसका पार्टनर, या तो करता, या तो जो भी है मैनेजिंग कमेटी वगैरह जो भी पर्सन है, डायरेक्टर, इन लोगों ने अगर 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स का पेमेंट किया पिछले 2 साल में, ओके दोनों मिला के 1 लाख नहीं, दोनों साल में 1-1 लाख, ओके इन ईच ऑफ द 2 फाइनेंशियल ईयर्स, तो ऐसे केस में ये रूल एप्लीकेबल नहीं, मतलब वो पर्सन क्या कर सकता है, पूरा लायबिलिटी आईटीसी से पे कर सकता है। पॉइंट समझा क्या? तो गवर्नमेंट यहाँ पर बोल रहा है कि आपका लायबिलिटी 1 लाख से ज्यादा आ रहा है, अच्छी बात है, मतलब कि अपना अगर सेल्स 50 लाख के ऊपर है हर महीने का, तो अपना लायबिलिटी मिनिमम 1 लाख तो आना ही चाहिए। अगर इतना सेल है और लायबिलिटी नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम है ना कुछ, तो प्रॉब्लम को यहाँ पर ढूंढ रहे हो लोग। समझा पॉइंट? सेकंड एक्सेप्शन, अगर आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ओके जीएसटी का रिफंड मिला, ओके जीएसटी का रिफंड मिला ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट अमाउंटिंग टू रुपीज मोर देन 1 लाख, ओके अगर हम लोग को पिछले साल, मतलब यहाँ पर एक ही साल देखना है, इनकम टैक्स में कैसे देखा था 2 साल, यहाँ पर एक ही देखना है, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर आप लोगों को 1 लाख से ऊपर जीएसटी का रिफंड मिला है एक्सपोर्ट करने के वजह से, तो ये रूल हम लोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप एक्सपोर्ट से रिफंड ले रहे हो मतलब आप इंडिया के लिए अच्छा काम कर रहे हो। अगर इंडिया के लिए अच्छा काम कर रहे हो तो हम लोग गलत प्रोविजंस आपके ऊपर नहीं लगाएंगे। समझ में? दो पॉइंट समझा? तीसरा पॉइंट वो हम लोग यहाँ का चौथा पॉइंट करेंगे यहाँ पर, ये वाला, द रजिस्टर्ड पर्सन इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी बॉडी, ओके मतलब कि कोई भी पर्सन जो है वो इनमें से कोई है, मतलब गवर्नमेंट खुद को एक्सेप्शन में रख रहा है कि हम लोग ये रूल फॉलो नहीं करेंगे, ओके हम लोग नहीं करने वाले फॉलो, आप लोग के लिए ये रूल, हमारे लिए नहीं। हम लोग का हो सकता है कि लायबिलिटी ना आए, हम लोग को इनकम टैक्स में बहुत एग्जेम्पशन है, जीएसटी में एग्जेम्पशन नहीं है, तो इनकम टैक्स में लायबिलिटी नहीं आ रहा है, जीएसटी में आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने खुद को एक्सेप्शन में रख दिया। पॉइंट समझ में आया क्या? और यहाँ पर दोनों रिफंड कवर्ड है, दो रिफंड मतलब कि हम लोग को एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड मिलता है, अभी तुम लोग को बाद में सिखाया जाएगा, इसके बाद का चैप्टर वही है, तो एक खाली याद रखो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ओके इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एक बेसिक मीनिंग बताता हूँ इसका। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मतलब कि हम लोग का परचेस करने के ऊपर जीएसटी का रेट हाई है, पर जब हम लोग उस प्रोडक्ट से कुछ बनाते हैं तो सेलिंग के ऊपर जीएसटी का रेट लो है। एग्जाम्पल, कार्डबोर्ड यूज किया 28% का, 100 रुपए का कार्डबोर्ड खरीदा, 28 रुपए का जीएसटी मैंने अपने सप्लायर को दिया, ये कार्डबोर्ड से पेपर बना के मैं 150 में बेच रहा हूँ 150, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि पेपर के ऊपर जीएसटी का रेट 5%, कितना आएगा लायबिलिटी? 150 में पेपर बेचा, 5% लायबिलिटी, कितना आएगा? 7.5। आईटीसी कितना पड़ा हुआ है?
28% पे कार्डबोर्ड खरीदा था, मतलब मैं 50% प्रॉफिट में बेच रहा हूँ, पर फिर भी मेरा लायबिलिटी नहीं आ रहा है, मेरा आईटीसी बचा है। तो वो आईटीसी का हमको रिफंड दिया जाता है अंडर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, नॉर्मली कैसा रहता है अपना लायबिलिटी आता है, लेकिन इन्वर्टेड मतलब कि हमारा आईटीसी ज्यादा है, ओके, और लायबिलिटी कम है, तो ऐसे केस में भी ये रूल नहीं लगेगा। ओके, 1 लाख से ज्यादा मिलना चाहिए रिफंड्स। तीसरा हम लोगों ने देखा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या था, और लोकल अथॉरिटी और पीएसयू एंड स्टैट्यूटरी बॉडी क्या था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हाँ स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, तो इन सभी लोगों का एप्लीकेबल नहीं। ओके, लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, समझने में थोड़ा डिफिकल्टी होएगा। ओके, ध्यान से सुनना इसको, लास्ट पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो एकदम सिंपल सिंपल था। एक बार प्रोविजन रिवाइज करवा दे रहा हूँ जितना सिखाया। ओके, रूल नंबर 86 भी क्या बोल रहा है कि अगर आपका लायबिलिटी आ रहा है तो पूरा लायबिलिटी आप आईटीसी से पे नहीं कर सकते, अगर रूल नंबर 86 भी आपके ऊपर अप्लाई होता है। आपका लायबिलिटी एटलीस्ट 1% ऑफ योर ग्रॉस लायबिलिटी आना चाहिए। कैश लायबिलिटी जो है, कैश लायबिलिटी कितना आना चाहिए एटलीस्ट, ओके, उतना तो आना ही चाहिए। ओके, ये रूल एप्लीकेबल है तो उतना आएगा। ये रूल कब एप्लीकेबल है, जब भी हम लोग का टर्नओवर किसी भी मंथ में 50 लाख रुपीस क्रॉस करेगा। ओके, 50 लाख कौन सा टर्नओवर चेक करना है, सिर्फ टैक्सेबल सेल्स इन इंडिया, नॉट एक्सपोर्ट एंड एग्जेम्प्ट। ओके, ये दोनों हमको चेक नहीं करने का। ओके, उसके बाद हम लोगों ने कुछ एक्सेप्शंस पढ़ा। ओके, एक्सेप्शन में ये देखा कि अगर हम लोग ने पिछले दोनों साल में 1-1 लाख से ज्यादा टका टैक्स पेमेंट किया, ओके, या तो हम लोग के रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स ने ज्यादा टैक्स का पेमेंट किया, तो फिर ये रूल हमको एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, उसके बाद अगर हमको एक्सपोर्ट का रिफंड मिला 1 लाख से ज्यादा पिछले साल, या तो इन्वर्टेड ड्यूटी का टर्नओवर का रिफंड मिला 1 लाख से ज्यादा पिछले साल, तो भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं। ओके, एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, पीएसयू एंड स्टैट्यूटरी बॉडी, इन तीनों केस में एप्लीकेबल नहीं। यहाँ तक समझा? लास्ट वाला। ओके, पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में हेडिंग वगैरह लिखता। ओके, हेडिंग जान दो, पहले एक्सप्लेनेशन सुन। फॉर एग्जाम्पल ये अप्रैल मंथ है, यहाँ पर कुछ लायबिलिटी लिख रहा हूँ, यहाँ पर आईटीसी और यहाँ पर नेट कैश लायबिलिटी, ये तुम लोग को निकालना। ओके, अप्रैल मंथ है। ओके, लायबिलिटी इज से 6 लाख रुपीस, आईटीसी मेरे पास 6,20,000 का, 6,20,000 है। नेट कितना लायबिलिटी आएगा, अज्यूमिंग कि सब केस में रूल नंबर 86 भी एप्लीकेबल है, आया सबको 6,000। मे मंथ लायबिलिटी 5 लाख रुपीस, आईटीसी 4,85,000। ओके, इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस वगैरह सब कुछ मिला के 4,85,000। अभी बोलो। देखो 1% तो ऑलरेडी कंप्लाई हो जाएगा। हम लोग का नॉर्मल लायबिलिटी कितना आ रहा है, नॉर्मल लायबिलिटी ही 15,000 आ रहा है। ओके, अगर नॉर्मल लायबिलिटी 15,000 आ रहा है तो ऑटोमेटिकली वी आर कंप्लाइंग विद दिस रूल, क्योंकि ये रूल के हिसाब से मिनिमम लायबिलिटी कितना आना चाहिए था, 5,000 तो आना चाहिए था इस केस में। ओके, अपना तो उससे ही ज्यादा ही आ रहा है, बरोबर है? क्लियर है क्या? आगे जून मंथ,
हम लोग का 7 लाख का लायबिलिटी है। ओके, हम लोग के पास आईटीसी प्लस 5, हम लोग के पास आईटीसी है 7,05,000। कितना लायबिलिटी है? कितना कितना आ रहा है? 7,000। ओके, अभी हम लोग को एक्सेप्शन पढ़ना है कि 7,000 नहीं आएगा। ओके, ये एक्सेप्शन है। अभी क्या हम लोग को पढ़ना है, देखो हम लोग को क्या करना है कि जो मंथ का लायबिलिटी आया है उस मंथ तक के सब लायबिलिटी का टोटल मारने का। कितना आ रहा है टोटल लायबिलिटी अब तक का? 18 लाख का लायबिलिटी है। समझ में आया? अभी हम लोग को चेक करने का कि अब तक कैश कितना पे किया। कितना पे किया? 21,000 पे कर चुके हम लोग अब तक। तो गवर्नमेंट बोलता है कि अब तक का लायबिलिटी का 1% पे हुआ है कि नहीं चेक करो। हुआ है तो इस मंथ में पे नहीं करेंगे। पॉइंट समझ में आया सबको? अब तक का लायबिलिटी टोटल मारने का, उसका 1% लेना है। अगर अब तक के कैश लायबिलिटी में मैच हो रहा है 1%, तो हम लोग पे नहीं करेंगे। समझा सबको? क्यूमुलेटिवली चेक करना है, क्यूमुलेटिव टैक्स पेमेंट। आगे दे रहा हूँ, तुम लोग खुद से करना। अभी समझ में आया कि इसमें कुछ डाउट है? नहीं, अब समझ में आया? क्लियर नहीं समझ तो बोलो, वापस बताओ, वापस बोलो। कौन सा? हो तो बचा रहेगा आईटीसी। हाँ, पूरा नहीं, 5,000। हाँ हाँ, ऊपर का भी जो बाकी है वो, मतलब अज्यूमिंग की 7,05,000 इंक्लूडिंग हाँ ओपनिंग वगैरह जो भी बचा है वो सब मिला। 4,85,000 इज अज्यूम टू बी इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस। हाँ, ऐसा मैंने अज्यूम रखा है। ये तो कैलकुलेशन ज़्यादा आएगा, फिर मेन पॉइंट पे फोकस नहीं होएगा और अपन कैलकुलेशन में घूम जाएंगे। हाँ, अज्यूमिंग सबका टर्नओवर 50 लाख के ऊपर है सब मंथ में। समझा? यहाँ तक समझा? आगे से अभी खुद से ट्राई करना। हाँ करो। कितना लायबिलिटी आएगा? चलो बताओ, ट्राई करो। कितना आएगा अभी? 7 आ रहा है कैसे? 7 आएगा। ओके, कितना आ रहा है ट्राई तो करो। पर चश्मा निकल गया है। अच्छा, ओके, जूम करो क्या? हाँ, कितना आया? क्या क्या? नहीं नहीं, क्वार्टर वगैरह कुछ नहीं, पूरे साल का ही चेक करते रहे। चलो सुनो, अभी अभी हम लोग को वैसे कितना लायबिलिटी भरने को आ रहा है? 10,000 आ रहा है। लेकिन ये रूल के हिसाब से कितना जरूरत है? 28, लेकिन हम लोग का तो ऑलरेडी 28 से ज़्यादा ही है। 10 ही आंसर है। अगर 7 भरेंगे फॉर एग्जाम्पल 7,000, तो ये रूल को तो कंप्लाई कर लेंगे, लेकिन अपना ये 10 लाख का लायबिलिटी पे ऑफ नहीं होएगा। देखो, अगर मैं यहाँ पर 7,000 लिखूंगा तो ये रूल तो कंप्लाई हो गया, लेकिन रूल्स कम सेकेंडरी। पहले अपना 10 लाख का लायबिलिटी तो पे होना चाहिए।
ओके, अगर ये 9,90,000 मैंने यूज किया, 7,000 रुपया कैश में भरा, तो 9,97,000 हो गया। तो अब तक तो ये 10 लाख ही मेरा पे ऑफ हुआ ही नहीं। पॉइंट समझा? तो फर्स्ट इंटेंशन शुड बी पेइंग ऑफ द लायबिलिटी, उसके बाद रूल चेक करना है। ओके, तो ये लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए मेरे को 10,000 चाहिए। क्या मुझे और चाहिए वो हम लोग चेक करें। हम लोग का प्राइमरी पर्पज इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ रूल। पहले तो लायबिलिटी भरो, फिर अगर लायबिलिटी का 1% नहीं भरा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, रूल चेक करके और एक्स्ट्रा कैश भरवाएंगे। समझा क्या? हाँ हाँ हाँ। हम्म। हाँ, विल नॉट अप्लाई। करना है। हाँ, क्यूमुलेटिव में पूरा फाइनेंशियल ईयर चेक करना है, यस। पर उस मंथ में एप्लीकेबल है कि नहीं वो हम लोग को उसी मंथ में चेक करना। क्यूमुलेटिवली ये फाइनेंशियल ईयर पूरा चेक होएगा। अभी अगले अप्रैल में जाएंगे तो फिर अप्रैल वुड भी फर्स्ट ईयर, हम लोग को ये अप्रैल से चेक नहीं करना है फिर। समझा सबको? तो ये रूल कंप्लीट हो गया अपना। कुछ डाउट है बोलो। बोलो बोलो। समझ में आया? अपना रूल नंबर 86 भी कंप्लीटेड। रूल नंबर 86 ए करेंगे अभी। हाँ, 86 ए। अभी रूल नंबर 86 ए बोलता है कि ऑफिसर हम लोगों को आईटीसी लेने के बाद यूटिलाइज करने से रोक देगा। ओके, आईटीसी आपने गलत गलत ले लिया, लेकिन यूज करने के पहले अगर उसको मालूम पड़ गया तो ही कैन रेस्ट्रिक्ट द यूटिलाइजेशन। ओके, ही कैन रेस्ट्रिक्ट द यूटिलाइजेशन, और रोक देगा आपको। कैसे रोक देगा? आपका हाथ पकड़ लेगा। कैसे रोकेगा? हाँ, उसको वेबसाइट पे जाके ब्लॉक करने का ऑप्शन है। क्योंकि वो अपने पोर्टल से लॉगिन करके किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का, ऑब्वियसली उसको जुरिस्डिक्शन होना चाहिए। ओके, तो ऐसा ऑफिसर क्या कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, मतलब कि उसका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उतना ब्लॉक कर देगा। समझो आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया है, लेकिन उसको लग रहा है कि 3 लाख रुपया आप लोगों ने गलत लिया है, तो ये 3 लाख रुपया ब्लॉक कर देगा। अभी आप लोग कितना यूज कर पाएंगे? 7 लाख यूज कर पाएंगे। लेकिन वो ऐसा ब्लॉक कब कर सकता है वो यहाँ पर लिखा है। ओके, ऐसा वो सभी का ब्लॉक नहीं कर सकता। ओके, ब्लॉक कब करना है उसको, जब भी वो आईटीसी फ्रॉडलेंट उसको लगे, फ्रॉडलेंट आईटीसी। ओके, फ्रॉडलेंट आईटीसी लग रहा है तभी ही क्या होएगा, ब्लॉक होएगा। फ्रॉडलेंट कब लग सकता है? 4 केसेस है। सबसे पहला, आईटीसी पास्ड ऑन बाय अ पर्सन who has not conducted business from his registered place of business. ओके, एग्जांपल, क्लासेस का 2 ब्रांचेस है, बट रजिस्ट्रेशन उन लोगों ने एक ही ब्रांच का लिया है। एक ब्रांच है अनरजिस्टर्ड, वहां से उन्होंने सेल किया। ओके, वहां से उन्होंने सेल किया। अभी जो पर्सन उनसे खरीदता है ऐसी जगह से जहां पर वो रजिस्टर्ड नहीं थे, तो रिसिपेंट का आईटीसी ब्लॉक हो जाए। पॉइंट समझा? वापस से रिपीट कर रहा हूँ, समझो कि क्लासेस है। देखो, क्लासेस के तो वैसे ही रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड रहते हैं, अज्यूम करो कि कोई रजिस्टर्ड। ओके, 2 ब्रांचेस है, एक ब्रांच जीएसटी में रजिस्टर्ड है, दूसरा अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड ब्रांच से सेल हुआ। ओके, अनरजिस्टर्ड ब्रांच ने जीएसटी चार्ज किया, बोला कि हम लोग का ये ब्रांच का तो नंबर है, कर लेते चार्ज, कर लिया। रिसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिले।
क्योंकि रिसिपिएंट देखो आईटीसी मिल रहा है लेकिन फिर रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बिल बन रहा है वो कहाँ से बनना चाहिए, रजिस्टर्ड जगह से। ओके, रजिस्टर्ड जगह से बिल बनना नेसेसरी है। क्लियर है क्या? बाय नहीं करेगा, लेकिन अगर उसने देखा ही नहीं आपका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। अभी समझो आप विजय सेल्स चले गए, बहुत सारा ब्रांचेस है, आपने भरोसा किया ये ब्रांच भी रजिस्टर्ड ही होगा, अपन थोड़ी चेक करेंगे। हाँ, नुकसान है, रिसिपेंट का नुकसान है इधर। नहीं, पर चेक करने का ऑप्शन है ना आपके पास पोर्टल पे, उसका एड्रेस रजिस्टर्ड है कि नहीं चेक करने का ऑप्शन है आपके पास, आप चेक करके फिर जाओ। है ऐसा। तो टेंशन नहीं है, क्योंकि उसको आईटीसी नहीं चाहिए ना। हम्म, इसका मोटिव ये है कि लोग क्या करते हैं कि जानबूझ के अनरजिस्टर्ड जगह से बिल बनाते हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड जगह पे ऑफिसर तुरंत पहुंच जाएगा। ओके, अगर अनरजिस्टर्ड जगह से बिल बनाया तो फ्रॉड किया तो भी ऑफिसर ढूंढ ही नहीं पाया, क्योंकि वो जगह में तो मैं हुई नहीं। हाँ, समझा पा। सेकंड पॉइंट, ये अपने को ऑलरेडी मालूम है। सेकंड पॉइंट ऑलरेडी मालूम है, पढ़ो जरा। अगर हम लोग के सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया तो हमको आईटीसी नहीं मिलता, ये पॉइंट यहाँ पर भी रिपीट है। और एक पॉइंट रिपीट है, वो यहाँ पर है, डी पॉइंट डी। टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट भी नहीं आपके पास, ओके, तभी पे अब हम लोग का आईटीसी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। खाली ये पॉइंट एक नया है जो ए का ऑपोजिट है। क्या लिखा देखो, आईटीसी अवेल्ड बाय अ पर्सन हु हैज नॉट कंडक्टेड बिजनेस फ्रॉम रजिस्टर्ड प्लेस। दोनों सेम ही तो लग रहा है। हाँ, ये सप्लायर का एंगल से बात कर रहे हैं कि सप्लायर को रजिस्टर्ड जगह से सेल करना चाहिए, और सी पॉइंट बोलता है कि रिसिपिएंट को रजिस्टर्ड प्लेस पे ही परचेज करना करना चाहिए। आया पॉइंट समझ में? हम लोग का एक क्लाइंट था, उसका सर्विस टैक्स में इशू हुआ था। देखो इशू क्या हुआ था वो मैं बता रहा हूँ। अभी उसका बिजनेस जो है वो 9th फ्लोर पे था। 9th फ्लोर, लेकिन 9th फ्लोर गिनते कहाँ से गिनेंगे, समझो कि ये पार्किंग है, पार्किंग। पार्किंग 3 फ्लोर का था, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 फ्लोर का पार्किंग। उसके बाद यहाँ से गिनेंगे 4 5 6 7 8 9 पे उसका बिजनेस था। ओके, लेकिन नीचे जो बोर्ड था, नेम बोर्ड, उस पे 6 फ्लोर लिखा था, क्योंकि पार्किंग में थोड़ी नेम नेम बोर्ड लगाएंगे उधर। ओके, तो वैसे नीचे 601 करके था, एंड एक्चुअल में एग्रीमेंट में 9 था। पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके, तो प्रॉब्लम ये हुआ कि उसने रजिस्ट्रेशन 9 का लिया, लेकिन बिल वो 601 से दे रहा है, क्योंकि उसको अपने रिसिपिएंट जो है वो 9th फ्लोर से जानते ही नहीं है। ओके, वो फेमस कैसे, 6 फ्लोर पे उसका बिजनेस है पूरा, उससे वो फेमस है। अभी 9 फ्लोर तो है ही नहीं उसके, मतलब उसके क्लाइंट के लिए 9 फ्लोर मालूम नहीं कौन है। तो वो 601 से बिजनेस से बिल बना रहा है, पर रजिस्टर्ड प्लेस क्या है उसका, 9th। एक्चुअली में दोनों सेम है, खाली डिफरेंस 3 लेवल पार्किंग का है। ओके, तो इसने जितना भी खरीदी किया था सब पे 601 डाल के खरीदी किया था, सबका आईटीसी ब्लॉक कर दिया ये लोग। सेनवेट क्रेडिट, वो टाइम पे सेनवेट क्रेडिट करके था। ओके, सेनवेट क्रेडिट पूरा ब्लॉक कर दिया, एंड ये एक्सपोर्टर था तो रिफंड रोक दिया। समझ में एड्रेस का इंपॉर्टेंस? नहीं, पर ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकते आप, अमेंडमेंट इज प्रोस्पेक्टिव। आप पिछले बिलों के लिए थोड़ी चेंज कर सकते। और अभी हम थोड़ी सप्लायर को पीछे लग के पूरा चेक करेंगे, हजारों परचेज का बिल था। हर चीज का एक ही सोल्यूशन। ओके, तो सोल्यूशन हो गया, क्लियर है? तो इस तरीके का इशू है
एंड फिर उसका सोल्यूशन अपने सामने। लॉ में कुछ नहीं अभी। हाँ हो गया। देखो कुछ कुछ चीजें होती है ना ऑफिसर के हाथ में होती है। ओके जो सिस्टम ड्रिवन नहीं है। अभी समझो आपका 3B और 1 मिसमैच है, तो ऑफिसर चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कुछ कुछ चीजें जो लॉ के पोजीशन की लड़ाई है, वो ऑफिसर के हाथ में होता। क्या क्या? नहीं रिफंड था ना इसका। हाँ वो कम ही रहेगा ना, नहीं तो फिर हम लोग तो छोड़ देंगे। हाँ समझ में आया? तो इस तरीके का प्रॉब्लम था, इस वजह से फिर पॉइंट क्लियर है। आगे अदर पॉइंट्स में लिखा है, इफ कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट above conditions does not exist then he may allow such debit। मतलब कि अगर ऑफिसर ने हमारा ओके क्रेडिट लेजर को रेस्ट्रिक्ट किया है और बाद में हम लोगों ने रिस्पॉन्स में बोला कि ऐसा मत करो, ऐसा कुछ है ही नहीं सच में, ओके आप जो कर रहे हो गलत है, तो ऐसे केस में ऑफिसर क्या करेगा? अगर वो मान गया, सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि वो सेटिस्फाई हो सकता है जल्दी, ओके तो वो सेटिस्फाई हो सकता है उसका नीड के ऊपर। तो वो सेटिस्फाई हो गया तो क्या करेगा? ही में अलाउ सच डेबिट, मतलब कि वो हम लोग को आईटीसी को यूज करने को दे देगा। आ रहा है पॉइंट समझ में? क्लियर है? रेस्ट्रिक्शन पीरियड इज 1 ईयर। मतलब ये आईटीसी कितने टाइम तक ब्लॉक रख सकता है? ओनली 1 ईयर। क्या 1 ईयर बाद बिंदास यूज करने देगा क्या? रीअवेलमेंट का टाइम लिमिट थोड़ी है। हाँ रेस्ट्रिक्शन 1 ईयर, इसका मतलब क्या? 1 साल के बाद बिंदास यूज करो। हाँ देखो अब अगर समझो कि आपने सच्ची में फ्रॉडलेंट आईटीसी लिया, ओके तो वो क्या करेगा? रिवर्स करवा देगा। 1 साल के अंदर ही रिवर्स करवा देगा आपसे। आपने नहीं किया तो नोटिस डाल देगा। मतलब सब काम काज सब 1 साल में खत्म करना उसको, ऐसा इसका मतलब है। ओके 1 साल के अंदर आपका आईटीसी रिवर्स करवा के लेजर को फ्री कर देगा। मतलब 3 लाख बोलेगा रिवर्स करो, 7 लाख फ्रीली अवेलेबल है, वैसा कर लेगा। और अगर समझो कि आपका पॉइंट सच है तो मान लेगा और 3 लाख को भी वापरने देगा। पॉइंट समझा? रूल नंबर 86A कंप्लीटेड। नहीं इतना डिस्प्यूट में नहीं रख सकता, तो फिर उसको अभी के लिए छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद वो फिर अलग से नोटिस इशू कर सकता है, अभी के लिए छोड़ना पड़ेगा 86A के हिसाब से। बाद में वो अलग से सेक्शन 73 74 में वापस से प्रोसीडिंग उठा सकता है। अभी हम लोग टीडीएस स्टार्ट कर रहे हैं। ओके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन टीडीएस के ऊपर आ सकता है। ओके एग्जाम में आता है टीडीएस के ऊपर। तुम लोगों को इंटर में भी था, इन लोग को नहीं था। तुम लोग इंटर में भी था ना, इंटर में। ओके टीडीएस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, एग्जाम में तो डेफिनेटली आएगा, फाइनल लेवल पे तो 100% आएगा। सेक्शन नंबर 51। ओके सेक्शन नंबर 51 टीडीएस। अभी टीडीएस का बेसिक एक प्रोविजन एंड एक मैकेनिज्म बता रहा हूँ, जो तुम लोग को पहले से मालूम है। इनकम टैक्स का भी जो मैकेनिज्म है सेम टू सेम मैकेनिज्म है, पर ये जीएसटी का टीडीएस है, इनकम टैक्स का नहीं, जीएसटी का टीडीएस। समझो ए करके एक सप्लायर है, उसने बी करके एक रिसिपिएंट को गुड्स या फिर सर्विस बेचा। ओके समझो 10 लाख रुपीज का गुड्स था प्लस 1.8 lakhs का जीएसटी, टोटल इज 11.8 lakhs। ओके बी ए को कितना पे करने वाला है अभी? 11.8 lakhs। पर गवर्नमेंट बी को बोलता है कि आप उसको पूरा पैसा पे मत करो, आप पूरा पैसा पे मत करो। आप 11.8 lakhs में से टीडीएस को रिड्यूस कर दो, डिडक्ट कर दो, एंड जो बचा हुआ पैसा है वही आप क्या करो? इसको पे करो। तो टीडीएस इसने क्या कर लिया? रिटेन कर लिया, मतलब डिडक्ट किया मतलब रिटेन कर लिया।
और जो भी टीडीएस डिडक्ट किया है ये बी गवर्नमेंट को पे करेगा। पॉइंट समझ में आया? ओके, टीडीएस को पे करेगा गवर्नमेंट को। यहां तक समझा? अभी बी जो है टीडीएस का पेमेंट कर रहा है। ओके, टीडीएस को पे करने का जो रिटर्न है इट इज जीएसटीआर 7। ओके, आईएसडी, टीडीएस, टीसीएस। ओके, जीएसटीआर 6, 7 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग को जीएसटीआर 7 में ओके टीडीएस क्या करना पड़ेगा? जमा करना पड़ेगा बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। मतलब कि जो भी मंथ में टीडीएस कट होगा, हम लोग सीखेंगे कौन से मंथ में टीडीएस कट करना है। ओके, जिस भी मंथ में टीडीएस कट किया उसके अगले महीने के 10 तारीख को बी ने क्या करना है? गवर्नमेंट को जमा करना है। ये पैसा पैसा जमा करना है अलॉन्ग विथ जीएसटीआर 7। ओके, जीएसटीआर 7 में जमा करेगा। अभी जैसे ही वो जीएसटीआर 7 में जमा करेगा हम लोग के कैश लेजर में आएगा। ओके, हम लोग के मतलब जिस भी पर्सन का टीडीएस कटा है, ओके, इसको ये कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? ये वाला जो टीडीएस है वो कैश लेजर में। लेकिन तुरंत ऐसे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं होएगा, हम लोग को पोर्टल पे जाके एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, हम लोग अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो नहीं दिखेगा, भले उसने 1 फाइल किया। ओके, उसने 1 फाइल किया, सॉरी उसने 7 फाइल किया, पर फिर भी हम लोग को नहीं मिलेगा कैश लेजर में। क्यों नहीं मिलेगा? हम लोग जब तक एक्सेप्ट नहीं करें तब तक नहीं मिलेगा। पॉइंट समझा? यहाँ तक क्लियर है मैकेनिज्म? यहाँ तक में कुछ डाउट है क्या? बताओ। देखो बहुत डीप है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे तक जाएंगे पूरा हम लोग का 4-5 चीज़ें सोचना पड़ेगा। टीडीएस कटेगा कि नहीं, कौन से मंथ में कटेगा, सोचने के लिए बहुत डीप है ये। ओके, जितना हो सके इजीली बता रहा हूँ, समझ में आइए। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ, प्रैक्टिकली बताता हूँ। हाँ, प्रैक्टिकली कैसे दिखता है, कैसे वो सब बता। हाँ, लॉग इन कर। ओके, अभी सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी टीडीएस बी को डिडक्ट करना है। ओके, टीडीएस किसको डिडक्ट करना है? बी को। अभी बी डिडक्टर है, डिडक्टर। तो ये डिडक्टर होने के साथ साथ रिसिपेंट भी। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? मतलब कि जो रिसिपेंट है गुड्स का या तो सर्विस का, वही डिडक्टर होता है। तो गवर्नमेंट ने ये डिडक्टर को नोटिफाई किया कि खाली यही लोग टीडीएस काट सकते हैं, इनके अलावा कोई टीडीएस कट नहीं करेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? टीडीएस कट करने का जो राइट है, जो ड्यूटी है, वो खाली इन लोगों के ऊपर ही है। इनके अलावा कोई भी पर्सन टीडीएस कट नहीं करेगा। तो जीएसटी में टीडीएस सभी को एप्लीकेबल नहीं है, खाली इन लोगों को एप्लीकेबल। समझ में आ गया? और ये लिस्ट बाद में पढ़ेंगे एट द एंड। खाली ये लिस्ट का ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें सब गवर्नमेंट एजेंसी है। ओके, आम आदमी नहीं है, आम पब्लिक नहीं, नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन इसमें ही नहीं। इसमें कौन है? सब लोग गवर्नमेंट एजेंसी। यहाँ पर देखो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड बाय सीजीएसजी एंड पीएसयू। मतलब कि ये सब लोग गवर्नमेंट ही है। ओके, मतलब गवर्नमेंट को राइट दिया है टीडीएस कट करने का। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? चलो, अभी टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी हम लोग सीखेंगे कि कब टीडीएस कट होगा। ओके, कब टीडीएस कट करना। बहुत लंबा एप्लीकेबिलिटी है, ध्यान से सुनना। और सारे पॉइंट्स अपने को हर ट्रांजैक्शन में चेक करने हैं, हर ट्रांजैक्शन में सारे पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट एप्लीकेबिलिटी का, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी should be more than 2,50,000. Okay, contract value excluding GST, contract value excluding GST should be more than 2,50,000, not exact 2,50,000. एग्जैक्ट पे कोई टीडीएस नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना होना चाहिए? मोर देन 2,50,000 होना चाहिए। हाँ, वैल्यू ऑफ सप्लाई, बेसिक वैल्यू। ओके, ये कितना होना चाहिए? मोर देन
2,50,000 होना चाहिए। समझ में आया यहाँ तक? ओके। भाई मान के चलो कि हम लोग ने कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड के लिए, ओके, एमएमआरडीए में या तो फिर एमसीजीएम में हम लोगों ने एक टेंडर फिल किया, बोला कि हम लोग को रोड का रिपेयरिंग का काम दे दो या क्लीनिंग का काम वगैरह जो भी काम है वो हम लोग को दो। तो हम लोग को काम मिल गया कि फॉर एग्जांपल एमसीजीएम ने, ओके, एबीसी एंटरप्राइजेस को कुछ काम दिया, टोटल वर्क का वैल्यू हो गया 10 लाख रुपीस, ओके, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। बोलो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर है कि नहीं? 2.5 लाख के ऊपर है, तो इसके ऊपर टीडीएस आ सकता है। ओके, और डिटेल में हम लोग एक एक पॉइंट एक्सप्लोर करेंगे। ओके, यहाँ तक समझा? बेसिक वाला समझ में? ओके, तो हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू देखना है 2.5 लाख के ऊपर। सेकंड पॉइंट, TDS will be deductible even if invoice value is below 2.5 lakhs but contract value is more than 2.5 lakhs। आया पॉइंट समझ में? क्या बोला? देखो भाई, मान के चलो कि जो हम लोग को काम मिला था ये वाला ऊपर वाला, ओके, ये काम के लिए 10 महीना लगने वाला था। 10 महीने का काम है। हम लोगों ने गवर्नमेंट को बोला कि सर हम लोग हर महीना आपको 1 लाख का बिलिंग करेंगे, हर महीना 1 लाख का बिलिंग। ओके, 1 लाख का बिलिंग मतलब इनवॉइस बना 1 लाख का। 1 लाख का इनवॉइस मतलब 2.5 लाख से तो कम है, 2.5 लाख से कम है। तो टीडीएस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वाज एक्सीडिंग 2,50,000। समझ में आया क्या? कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर था, फिर चाहे इनवॉइस का वैल्यू 2.5 लाख से कम ही क्यों ना हो, टीडीएस तो आएगा। पॉइंट समझा यहां तक? तो यहां पर हम लोग एबीसी एंटरप्राइज, ओके, एमसीजीएम को एवरी मंथ 1 लाख का बिल दे रहे। ओके, हम लोग हर महीना 1 लाख का बिल दे रहे, तो भी इसके ऊपर टीडीएस आएगा। ओके, तो भी इसके ऊपर टीडीएस आएगा। पॉइंट समझा क्या? हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल तो 1 लाख का है, टीडीएस क्यों काटना। कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू आपका 2.5 लाख से ऊपर गया तो चाहे बिल का अमाउंट 2.5 लाख से नीचे है, फिर भी टीडीएस आएगा। क्लियर है पॉइंट यहां तक? चलो थर्ड पॉइंट, TDS is deducted at the time of payment। TDS is deducted at the time of payment। अभी ध्यान से सुनना, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग का काम शुरू हुआ, ओके, एबीसी एंटरप्राइज का काम शुरू हुआ, ओके, फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स। जैन से लेके अक्टूबर तक काम है, 10 महीना, 10 महीने का काम है। हम लोगों ने पहला इनवॉइस 1 लाख रुपए का बनाया ऑन 4 फरवरी। 4 फरवरी को इनवॉइस बना दी। पॉइंट समझा? 4 फरवरी को इनवॉइस बनाया। अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, बोलते हैं कि नहीं नहीं पैसा नहीं है। ओके, हम लोग को स्टेट गवर्नमेंट से पैसा नहीं आया। हमने बोला कि पे करो, 4-5 दिन में पे करो, 7 दिन में पे करो, 10 दिन में, हम लोग बोला उसको पे करो। वो बोलता है कि नहीं पेमेंट है ही नहीं मेरे पास। गवर्नमेंट बोला पेमेंट ही नहीं, तो वो बोलते हैं कि नेक्स्ट महीना थोड़ा क्लियर करूंगा और बचा हुआ उसके अगले महीने क्लियर कर। तो अभी हम लोग को इसका पेमेंट
दो पार्ट्स में मिलेगा। समझो कि 15 मार्च को वो हम लोग को 60,000 का पेमेंट करने वाले हैं। ओके, प्लस जीएसटी और ऐड हो जाएगा, मतलब जो भी है। उसके बाद बचा हुआ पेमेंट वो लोग करने वाले 15 अप्रैल को 40,000 का। तो टीडीएस जो है, टीडीएस वो पूरा 1 लाख पे फेब में नहीं आएगा। टीडीएस कब आएगा? ओके, 60,000 के ऊपर मार्च में आएगा एंड 40,000 के ऊपर अप्रैल में आएगा। ओके, टीडीएस का रेट इज 2%। ओके, टीडीएस का रेट यहाँ पर कितना रहता है? 2% रहता है। उसमें से 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी। और अगर आपका ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट है देन इट इज 2% आईजीएसटी। क्लियर है सबको? आया समझ में? तो यहाँ पर 60,000 इंटू 2% कितना आएगा? 1,200 का टीडीएस कब कटेगा? मार्च में कटेगा। मतलब कि हम लोग पेमेंट कब करेंगे? 10 अप्रैल को पेमेंट करेंगे। समझ में आया सबको? क्लियर है क्या? आ रहा पॉइंट समझ में क्या बोला? तो 15 मार्च को अगर टीडीएस कटेगा तो पेमेंट कब होएगा? 10 अप्रैल को। और अप्रैल में 40,000 के ऊपर टीडीएस कटेगा 2%। ओके, 800 रुपया। तो इसका पेमेंट कब होएगा? 10 मई को। सबको समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है क्या? वापस से रिपीट करो, अब तक 3 पॉइंट सिखाओ। पहला तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर 2.5 लाख के ऊपर हुआ, जीएसटी को छोड़ के 2.5 लाख चेक कर। ईवे बिल में हम लोग जीएसटी मिला के 50,000 चेक कर रहे थे। ओके, रिटर्न्स के चैप्टर में कंसोलिडेटेड डिटेल्स 2.5 लाख रुपया इंक्लूडिंग जीएसटी था। यहां पर 2.5 लाख रुपया एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ओके, 3 चीजें सीखा है। 50,000 ईवे बिल का इंक्लूडिंग जीएसटी, 2.5 लाख रुपया रिटर्न्स में कंसोलिडेटेड डिटेल्स के लिए। पता है ना कंसोलिडेटेड डिटेल्स? याद है ना कंसोलिडेटेड डिटेल्स? कौन सा? नहीं नहीं, कंसोलिडेटेड डिटेल्स अपना B2B B2C इंटर स्टेट इंटरेस्ट। हाँ, 2.5 लाख वाला बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे अपन। ठीक है, तो 2.5 लाख रुपया जो रहेगा, ओके, उधर रिटर्न्स के चैप्टर में इट वाज इंक्लूडिंग जीएसटी, यहां पर इट इज एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ओके, याद रखना है 3 चीज। तीसरा पॉइंट टीडीएस, सॉरी दूसरा पॉइंट, अगर इनवॉइस का अमाउंट 2.5 लाख से कम रहेगा तो भी टीडीएस लगेगा, प्रोवाइडेड कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है। एंड तीसरा पॉइंट, टीडीएस कब डिडक्ट होएगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। मतलब अगर एडवांस पेमेंट किया, एडवांस पेमेंट, तो भी टीडीएस कटेगा। इनवॉइस नहीं बनाया, एडवांस दिया पैसा, तब भी टीडीएस कटेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? ओके, चौथा पॉइंट, इसी थोड़ा कम लग रहा है ना, गर्मी हो रहा है। वो नहीं देंगे, चलो रुको रुको, कूलिंग शायद 28 पे है, 18 पे कर देते थोड़ा। रिमोट रिमोट। अगर फर्स्ट बेंच वाला ने बोला नहीं ना ठंडी लग रहा है, मतलब कि एसी में प्रॉब्लम है कुछ। अभी कूलिंग पे रखा। तुम लोग बोलने चाहिए कि ठंडी लग रहा है, तो मानेंगे कि टेम्परेचर बराबर है। हाँ, कूलिंग हो रहा है लेकिन हवा ही नहीं आ रहा है मेरे
अभी होएगा थोड़ा। चल अभी सुनो, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी चेक्ड। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी चेक्ड, अभी इसका मीनिंग समझते। एग्जाम्पल, हम लोग को 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला, ओके, लेकिन ये 10 लाख के कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग को दो काम करने हैं। क्योंकि हम लोग को दो काम करना है इन लोग के लिए, एक तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी करना है, ओके, एंड थोड़ा सा रिपेयरिंग का काम भी है, दोनों काम। ओके, लेट अस से कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट ने बोला है कि कंस्ट्रक्शन का सर्विस अगर आपने प्रोवाइड किया एमसीजीएम को या लोकल अथॉरिटी को, वो एग्जेम्प्ट है, समझो, ऐसा एग्जेम्पशन हमने पढ़ा। एंड रिपेयरिंग टैक्सेबल है, ऐसा पढ़ा। ओके, कॉन्ट्रैक्ट में इन दोनों का बाइफर्केशन रहेगा। से रिपेयरिंग का हम लोग 2,20,000 चार्ज कर रहे हैं, ओके, एंड 7,80,000 ये कंस्ट्रक्शन का चार्ज कर रहे हैं, ओके, ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी 18%। ओके, अभी यहां पर क्या टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा? देखो देखो अभी सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टीडीएस एग्जेम्प्ट सप्लाईज पे नहीं कटता, ओके, टैक्सेबल सप्लाईज पे कटता है, लेकिन कब कटता है? जब टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सीडिंग 2.5 लाख। क्या चेक करने का हम लोग को? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये 2.2 लैक्स है, इस वजह से नो टीडीएस। पॉइंट समझ में आया क्या? हम लोग को यहाँ पर पूरा 10 लाख चेक नहीं करने का था, हम लोग को यहाँ पर क्या चेक करना है? सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में से जितना टैक्सेबल पोर्शन है उतना अगर 2.5 लाख से ऊपर है, देन ओनली टीडीएस इज एप्लीकेबल। आया पॉइंट समझ में? 4 पॉइंट क्लियर है क्या? ओके, वापस से एक बार, सबसे पहला पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू अभी समझ में आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर 2.5 लाख से ऊपर हुआ तो टीडीएस कटेगा, फिर चाहे इनवॉइस का वैल्यू 2.5 लाख से कम रहेगा तो भी टीडीएस कटेगा। समझ में आया क्या? इतना ही सीखा। कॉन्ट्रैक्ट का 2.5 लाख के ऊपर, भले इनवॉइस नीचे, एंड टीडीएस कब कटेगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। क्लियर है यहां तक? टीडीएस का रेट क्या है? 2%, 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी। यहां तक समझा? ओके, अभी हम लोग सीखेंगे टीडीएस कब नहीं कटेगा। ओके, व्हेन नॉट टू डिडक्ट टीडीएस। देखो, अभी मैं जो हिसाब से पढ़ा रहा हूँ ये वाला, एग्जाम में आंसर उस तरीके से नहीं लिखना है। ओके, हम लोग यहाँ पर कुछ कंसेप्ट को कोरिलेट कर रहे हैं ताकि ये कंसेप्ट इजीली समझ में आए। उसके बाद बताऊंगा कि कैसे लिखना है। ओके, पहले हम लोग समझेंगे कि क्या बोला जा रहा है एंड हम लोग कौन से कंसेप्ट से दूसरे चैप्टर से रिलेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद कैसे लिखना है वो हम लोग बाद में देखेंगे। पॉइंट समझा? चलो, अभी भूल जाओ कि तुम लोग टीडीएस के कंसेप्ट में हो। ओके, इग्नोर। अभी खाली सोचना है हम लोग को प्लेस ऑफ सप्लाई एंड आईटीसी, ये दो चैप्टर के बारे में सोचने का। लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, ये तीन चीजें दी है तुम लोग को। अभी आईटीसी कब मिलता है हम लोग को? एलिजिबल रहेगा तो भी कब मिलता है आईटीसी? वेरी गुड, हाँ, बराबर से। ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, ये दोनों अगर सेम स्टेट रहेगा तभी हम लोग को आईटीसी मिल सकता है। रीजन इज, एलओआर की गवर्नमेंट हम लोग को आईटीसी दे रही है एंड पीओएस की गवर्नमेंट को जीएसटी मिला है, तो जिसको जीएसटी मिला है वही आईटीसी देगी। सिंपल। ओके, एलओआर का जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, रिलेवेंस क्या है? आईटीसी देने वाली गवर्नमेंट है। पीओएस मतलब जिसको सप्लायर ने जीएसटी पे किया है या तो गवर्नमेंट के थ्रू मिलने वाला है। तो ये दोनों जब सेम रहेगा तभी आईटीसी मिलेगा। सिंपल।
यहां तक में किसको डाउट है? हमने पहले भी किया। अज्यूम करो सप्लायर महाराष्ट्र का है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात है, रिसिपिएंट भी गुजरात का है। सबसे पहला चीज कौन सा टैक्स लगेगा और आईटीसी मिलेगा कि नहीं, ये दो सवाल का तुम लोग जवाब देना। कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी। आईटीसी मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, क्योंकि पीओएस एंड एलओआर इज सेम। पॉइंट समझा? ओके, एलओएस एंड पीओएस ये दोनों महाराष्ट्र। ओके, लेकिन रिसिपिएंट गुजरात का है। टैक्स कौन सा लगेगा? हाँ, सीजीएसटी एसजीएसटी पक्का ना? कोई आईजीएसटी बोला ना? कौन बोला आईजीएसटी? आईसीजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी। ओके ठीक है, चल सीजीएसटी एसजीएसटी लगे, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। आईटीसी मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि दूसरे के स्टेट का सीजीएसटी एसजीएसटी। कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी। आईटीसी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तीनों सेम स्टेट है। ओके, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, आईटीसी मिलेगा? मिलेगा। पॉइंट समझ में आया? अभी जिधर यहां पर टिक मारा है उधर ही टीडीएस कट होएगा। हाँ, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है कि इस केस में आईटीसी नहीं मिल रहा है इसलिए टीडीएस नहीं कटेगा। एग्जाम में वैसा नहीं लिखना है। ओके, वो लॉजिक से यही बनाया है, लेकिन उधर वो अपने को मालूम है लॉजिक, उधर नहीं लिखना है। उधर जो ये सेक्शन बोलता है वैसा लिखना है। वो बताऊं क्या लिखा है? यहाँ तक समझा क्या हुआ? तो जिधर आईटीसी मिल रहा है उधर टीडीएस इज डिडक्टिबल एंड दिस टीडीएस इज डिडक्टिबल। आईजीएसटी टीडीएस कटेगा, यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी टीडीएस कटेगा। ओके, यहाँ पर इन दोनों केस में नो टीडीएस। सबको समझ में आया क्या? ओके, अभी एग्जैक्ट वर्डिंग्स हम लोग पढ़ते हैं कि लॉ में कौन सा वर्डिंग्स। क्या लिखा है यहाँ पर? ये प्रोवाइजो पढ़ना है अपने को। ओके, provided that no deduction shall be made if location of supplier and place of supply, okay, is in a state which is different from state of registration of recipient। इसको पढ़ के इंटरप्रेट कर। क्या लिखा है? No deduction shall be made if LOS and POS is the state different from recipient state। मतलब रिसिपिएंट के स्टेट से अगर ये दोनों अलग रहा, ओके, रिसिपिएंट के स्टेट से ये दोनों अलग रहा तो टीडीएस नहीं कटेगा। मतलब जब सेम रहेगा तभी कटेगा। पॉइंट समझ में आया क्या? पॉइंट क्लियर है सबको? लॉजिक तो आईटीसी का ही है, खाली लिखने का तरीका ऐसा। तो एग्जाम में ये वर्ड लिखना है तुम लोग। ओके, लेकिन अपने को समझ में आने के लिए ये इस तरीके से पढ़ा है। समझा सबको? फिर डाउट है इसमें? तो खाली ये लाइंस पढ़ते ना तो समझ में नहीं आता जल्दी क्या बोलना चाह रहा है, इसका रीजन क्या है। अभी एकदम क्लियर है। अभी यहाँ पर महाराष्ट्र महाराष्ट्र है, मतलब कि गुजरात गवर्नमेंट को अगर गुजरात के रिसिपेंट को अगर टीडीएस काटना है तो टीडीएस कट करके किसको देना पड़ेगा?
महाराष्ट्र को, लेकिन उसके पास महाराष्ट्र में तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं, तो टीडीएस कैसे कटेगा? पॉइंट समझा? सेम हियर, सेम यहाँ पे राजस्थान में रिसिपिएंट है, उसको टीडीएस काट के किसको देना पड़ेगा? गुजरात को, लेकिन गुजरात को देने के लिए गुजरात में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसका तो रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। इसीलिए बोला कि जब डिफरेंट है तब मत करो, जब सेम है तब कर लो। पॉइंट क्लियर है क्या सबको? समझ में आया? क्लियर है सबको? अभी जो टीडीएस कट करता है दैट इज डिडक्टर, उसको क्या करना पड़ता है? टीडीएस सर्टिफिकेट देना पड़ता है। क्या देना पड़ेगा? ओके, टीडीएस सर्टिफिकेट, जैसे फॉर्म 16 मिलता है ना टीडीएस सर्टिफिकेट, तो सेम जो डिडक्टर है वो क्या देगा? टीडीएस सर्टिफिकेट देगा। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है क्या? अच्छा, अगर टीडीएस सर्टिफिकेट लेट दिया तो इसके ऊपर कोई लेट फीस नहीं है या कोई पेनल्टी नहीं। ओके, पहले पेनल्टी हुआ करता था, पर बाद में गवर्नमेंट को समझ में आया कि इससे तो हमारे नुकसान है, क्योंकि टैक्स काटने वाले हम ही लोग हैं, और खुद ही अगर खुद के ऊपर पेनल्टी लगाए तो लॉस ही होएगा ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि टीडीएस सर्टिफिकेट जो है, ओके, वो 5 डेज में देना है फ्रॉम डेट ऑफ डिडक्शन। ओके, डिडक्शन से 5 दिन में देने का है, लेकिन नहीं दिया तो ओके, नो पेनल्टीज, नथिंग। हाँ, एडवाइजरी 5 दिन का टाइम लिमिट था, क्योंकि गवर्नमेंट कभी 5 दिन में दे ही नहीं सकता सर्टिफिकेट। ओके, तो इन लोगों ने बोला कि नहीं, कोई जरूरत नहीं 5 दिन में देने का, आप आराम से दो, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि डिडक्ट करने वाले हम ही लोग हैं। ओके, हम लोग डिडक्ट करेंगे, हम ही पेनल्टी मारेंगे खुद के ऊपर, तो फिर तो लॉस ही होएगा अपना। तो यहाँ पर नो पेनल्टी। सबको समझ में आया? ओके, अभी यहाँ पर ये 6 लोग का नाम देख लेते हैं एक बार। डिपार्टमेंट और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज, एनी अथॉरिटी सेटअप बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब कोई लॉ बन के वो फॉर्म हुआ है, या तो गवर्नमेंट ने फॉर्म किया जिसमें 51% स्टेक गवर्नमेंट का होना चाहिए। सोसाइटीज इस्टेब्लिश्ड बाय सीजीएसजी और पीएसयू। ओके, अगर ये 6 लोगों ने आपस में सर्विस दिया तो भी नो टीडीएस। ओके, आपस में सर्विसेज दिया, गुड्स बेचा, तो नो टीडीएस। इन लोगों ने बाहर वालों से खरीदा तो ही टीडीएस है। पॉइंट समझा? और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड सामने वाला, तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। सामने वाला अगर अनरजिस्टर्ड है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। क्या रीजन हो सकता है? हाँ, कैश मिलेगा ही नहीं उसको, क्योंकि उसके पास नंबर ही नहीं ना। टीडीएस काट के हम जमा तो कर देंगे, लेकिन उसको दिखेगा ही नहीं किधर, तो मत काटो। और तो आगे का सब पॉइंट हो गया अपना। किसकी? नहीं, पर ये गवर्नमेंट सर्विस देगा तो आरसीएम, ये तो गवर्नमेंट सर्विस ले रहा है, डिडक्टर इज रिसिपिएंट। एनुअली नहीं, पर कॉन्ट्रैक्ट, पर काम। समझा है? हाँ, तो टोटलिटी में चेक करेगा। हाँ, पैन के बेसिस पे, यस यस, पैन के नंबर पे, पैन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू चेक होएगा। और कॉन्ट्रैक्ट एक ही बना है एग्जाम्पल, तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट देखिए, नहीं तो 3 कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग से बन सकता था। ओके, अलग के साथ अलग, अलग कॉन्ट्रैक्ट बना तो अलग। ओके, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, फिर आपने इंटरनली काम बांट दिया, तो एक कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, वो चार्ज नहीं करेगा, लेकिन हम उसको पे करते टाइम टीडीएस कट कर सकते थे ना। गवर्नमेंट का ही फायदा होता, कैश उस बेचारे से ले लिया, जमा कर दिया, रख लिया। हाँ, मतलब उसको मिलने ही नहीं वाला है वो कैश, इसीलिए फिर छोड़ दिया। ओके, सब पॉइंट्स हो गया अपना। अभी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ओके, अभी यहाँ पर हम लोग को टीडीएस का क्रेडिट दिख रहा है।
ओके टोटल देखो, ये गवर्नमेंट बोर्ड है, ये मतलब ये कोकन हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड। ओके ये थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मतलब कि ये दोनों क्या है, लोकल अथॉरिटीज है। ओके तो इन लोगों ने इतना टैक्सेबल वैल्यू का पेमेंट किया रहेगा। ओके इस वजह से इतना टीडीएस कट किया है। ओके दैट इज 1%, 1%। पॉइंट समझ में? तो ये एक्सेप्टेड है यहाँ पर, इसीलिए ब्लर दिखा रहा है। ओके तो ये एक्सेप्ट किया है, तो हम लोग को ये कैश लेजर में दिखेगा। ओके तो यहाँ से अभी कैश लेजर में देखता हूँ। अभी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो भी हम लोग का कैश लेजर है, ओके कैश लेजर में हम लोग का ये रेफरेंस नंबर के सामने टीडीएस क्रेडिट जमा हुआ है। ओके टीडीएस क्रेडिट है। पॉइंट क्लियर है क्या? इस तरीके से टीडीएस क्रेडिट जमा हुआ अपने कैश लेजर में। अभी एक कैश लेजर में जो जमा हुआ है ये हम लोग यूज कर सकते हैं टू पे आरसीएम लायबिलिटी, टू पे इंटरेस्ट अमाउंट, लेट फीस, ये सब के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके तो इस तरीके से जमा होता है। लेकिन ये जमा कब होएगा? जब हम लोग उधर जाके एक्सेप्टेंस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तभी जमा होएगा। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से नहीं नहीं, इसमें नहीं है ही रेट लोअर। 2% ही तो है। क्लियर है क्या? नहीं ऐसा कुछ। यस ये तो अपना टीडीएस वाला पूरा पार्ट हो गया। हाँ हाँ हाँ, ओवर एंड अबव, यस यस। इनकम टैक्स का अलग, ये अलग, दोनों को कटेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, 194C में जाएगा सब। हाँ हाँ, इनवॉइस वो लोग बिल फॉर्म इशू करते, बिल फॉर्म, और बिल फॉर्म पे अलग अलग दिखाते हैं। ओके टोटल बेसिक अमाउंट प्लस जीएसटी माइनस 1% उनका जो काम का सेस रहता है वो रहता है माइनस, फिर कृषि कल्याण सेस रहता है। ओके वो अलग 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 बहुत सारा माइनस होता है, ईएमडी माइनस होता है। ओके सिक्योरिटी डिपॉजिट माइनस होता है, टेंडर फीस माइनस होता है। ऐसा दुनिया भर का चीज़ माइनस करके फिर आता है अमाउंट। तो अराउंड 20-30% तो कट के आते हैं, वो भी लेट। रिफंडेबल रहता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल रहता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट ईएमडी रिफंडेबल रहता है, जीएसटी का अपने को कैश मिलता है, इनकम टैक्स का टीडीएस मिलता है साल के एंड पे। तो इतना मिलता है, मतलब कि पैसा अपना अभी ब्लॉक करके रखा हो लोगों ने। एक साल 1.5 ईयर्स के बाद, 18 महीने के बाद देते हैं। मतलब काम में अगर कुछ खराबी निकला आपके, तो वो पैसा फॉरफिट कर देंगे। हाँ अगर आपने काम फालतू किया, देखो, हाँ 3 to 5% बीच में। नहीं पर वो 3 to 5% भी मेरे एक क्लाइंट का करोड़ों रुपया था, ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ओके 8 करोड़ का उसका ईएमडी उधर अटका हुआ था, ईएमडी सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला के 8 करोड़। नहीं वो एसडी का रेट ज़्यादा रहता है थोड़ा, सिक्योरिटी डिपॉजिट का। वो तो ऐसा मिला के उसका 8 करोड़ आउटस्टैंडिंग था, गवर्नमेंट से दे ही नहीं रही, दे ही नहीं रही। हाँ बीएमसी नहीं, वो बदलापुर का, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। मतलब कि रिफंड होता है अपने को, लेकिन वो रिटेन करके रखते हैं। ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने काम किया, लेकिन सब फालतू मटेरियल वापर के काम किया, काम खत्म किया, बहुत पैसा ले लिया गवर्नमेंट से। देखो कैसा होता है, गवर्नमेंट हमेशा लोअर बिड एक्सेप्ट करता है। ओके लोअर बिड एक्सेप्ट करता है, तो लोअर बिड में लोग क्या करते हैं, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो काम खराब होएगा। ओके तो गवर्नमेंट क्या करता है कि वो पैसा रिटेन कर लेता है। अगर इस काम में प्रॉब्लम दिखा गवर्नमेंट को 6 महीने, 7 महीने, 1 साल बाद, तो फिर ये गवर्नमेंट आपका जो पैसा है ईएमडी उसको फोरफिट करके वो काम को ठीक करवाए। नहीं नहीं अपन पे नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपने को उतना रिड्यूस करके दे रही। 10 लाख देने का है, हमको 8 लाख ही देगी, बोलेगी 2 लाख हम आपका डिडक्ट कर रहे हैं ईएमडी। 2 लाख कब मिलेगा? 18 महीने बाद। तो ना रिटेंशन मनी बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, रिटेंशन मनी वो वही है। इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि इन लोग को जीएसटी तो 10 लाख पे भरना पड़ता है।
पर पैसा इतना कट कट के आया है ना कि उनकी जेब में कुछ बचते नहीं. So hardly these contractors work at 2 to 3% margin. ओके, बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट का पैसा, बहुत कम पैसा मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता ना के बरोबर. हाँ, गवर्नमेंट ही, टीएमसी वगैरह, लोकल अथॉरिटीज. प्राइवेट में तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में ही मेंशन करते हैं रिटेंशन मनी, पर ये लोग अलग अलग नाम से डिडक्ट करते हैं. क्लियर है? अभी टीसीएस हम लोग करेंगे. बोलो क्या हुआ? बोलो. हाँ, तो टीसीएस, अभी टीसीएस क्या रहता है? टीसीएस बेसिकली टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर को बोला है करने को. ओके, सब लोग को नहीं करना है. किसको करना है? ई कॉमर्स ऑपरेटर को. वो भी ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर को जिसको कंसिडरेशन मिल रहा है रिसिपिएंट से, एंड फिर वो क्या करता है? सप्लायर को रेमिट करता है. ओके, एग्जांपल लेते हैं. ओके, टीसीएस सेक्शन नंबर 52. फॉर एग्जांपल, ओके, एबीसी करके एक पर्सन है. ओके, ये अमेजोन है. ठीक. ओके, एबीसी करके एक सप्लायर है. ओके, अमेजोन करके एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है. एंड यहाँ पर ए करके एक रिसिपिएंट है. ओके, अभी ये रिसिपिएंट कुछ बाय करता है अमेजोन से, कुछ बाय कर रहा है अमेजोन से 10,000 का कोई प्रोडक्ट बाय कर रहा है. सो ये 10,000 प्लस 1,800, ओके, जो ये पर्सन जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करेगा वो पहले अमेजोन को ये पे कर देता है. फिर अमेजोन क्या करता है? ओके, एबीसी को रेमिट करने के टाइम पे, ये हम लोगों ने एग्जांपल लिया हुआ है. ओके, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में जब ईसीओ का कंडीशन सीखा ना, गुड्स वाला, उसमें ये वाला पता था. ओके, अमेजोन क्या करेगा? ये 11,800 जो कलेक्ट हुआ है, इसमें से वो पहले अपना कमीशन को माइनस करेगा. ओके, बोलेगा कि मेरा कमीशन तो माइनस कर दो पहले. तो उसका कमीशन एग्जाम्पल 400 रुपए का, ये माइनस होएगा. एंड अमेजोन बोलेगा ये 400 पे जीएसटी भी मेरे को आपसे लेने का है, तो ये भी मैं माइनस कर दूंगा. तो 72 का जीएसटी माइनस किया ऑन कमीशन. और एक चीज माइनस करेगा अमेजोन, दैट इज टीसीएस, दैट इज 1% ऑफ बेसिक अमाउंट. ओके, टीसीएस कितना लगेगा? एट द रेट ऑफ 1%, मतलब कि 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज. ओके, टीडीएस का रेट इज 2% एंड टीसीएस का रेट इज 1%. ओके, याद रखना है ये पॉइंट. टीसीएस का रेट कितना है? 1%. टीडीएस का 2%. समझ में आया? क्लियर है? नहीं नहीं, ये 100 ही टीसीएस है, इसके अंदर कोई जीएसटी नहीं है. ओके, ये कोई जीएसटी नहीं है, 100 रुपीज ही कट होएगा. पॉइंट समझ में आ रहा है? तो नेट कितना आ रहा है आंसर? देखो यार, कुछ अलग आ रहा है. आया? ठीक है. तो अमेजोन कितना रेमिट करेगा एबीसी को? 11,228. ओके, इतना ही रेमिट करेगा. पॉइंट समझ में? अमेजोन को ये जो 100 रुपीज है, ये गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा. ओके, पे करना पड़ेगा बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ इन फॉर्म जीएसटीआर 8. क्या क्या? हाँ, टीडीएस जीएसटीआर 7, टीसीएस जीएसटीआर 8. क्लियर है क्या? तो टीसीएस हम लोग को 10 तारीख तक जमा करना है. एंड ये जो 100 रुपया अमेजोन ने जमा किया, ये एबीसी को किस में दिखेगा? कैश लेजर में.
क्लियर है क्या? कैश लेजर में ये भी दिखने वाला है उसको। ओके, कैश लेजर में दिखेगा, मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगेन। एक्सेप्ट करने के बाद दिखेगा, तो अभी वो दिखेगा जो पैसा है वो क्या कर सकता है, आरसीएम का लायबिलिटी पे कर सकता है, एफसीएम का लायबिलिटी पे कर सकता है, इंटरेस्ट का लायबिलिटी, सब कुछ यूज कर सकता है, अपना ही पैसा, रिफंड भी ले सकता है। हाँ, एज गुड एज उसका खुद का पैसा है, एक्चुअल में खुद का ही है। ओके, तो उसको अपने तरीके से यूज कर सकता है। पॉइंट समझा? 1%, 10,000 का 1%, 10,000 का गुड्स था ना। ओके, 10,000 का 1% इज 100। ओके, इतना जमा करना पड़ा। पॉइंट समझा क्या? क्लियर है सबको? अभी मान के चलो कि ए जो है डायरेक्टली सप्लायर को पे करता है, अमेजोन के थ्रू नहीं जाता है। ओके, अमेजोन ने क्या किया है, समझो एबीसी का वेबसाइट का लिंक दे दिया, अमेजोन से बाय नहीं कर रहा है, अमेजोन पे जैसे ही क्लिक कर रहा है अमेजोन उसको एबीसी के वेबसाइट पे लेके जा रहा है। अभी ए क्या करेगा, एबीसी के वेबसाइट से बाय करेगा, लेकिन वाया अमेजोन गया है वो। तो यहाँ पर टीसीएस नहीं आएगा, क्योंकि पैसा किसको मिलेगा इस बार, डायरेक्टली एबीसी को मिलेगा। तो नो टीसीएस व्हेन सप्लायर डायरेक्टली रिसीव्स पेमेंट। ओके, अभी यहां पर हम लोग अमेजन को कैसे देंगे उसका कमीशन, देंगे, कमीशन तो देंगे। ओके, तो हम लोग को बिल आएगा अमेजोन से, फिर हम पे करेंगे। देखो, इस बार हम लोग के पेमेंट से कट के आ रहा था, इस बार हमको पेमेंट करना पड़ेगा। सिंपल पॉइंट समझ में आया क्या? पहले हमको 11,800 में से कमीशन कट के पैसा आ रहा था, अभी हम लोग को पैसा तो पूरा आ रहा है, पर हमको क्या करना पड़ेगा, अमेजोन को पे ऑफ करना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? ओके, अभी सीए फाइनल के सिलेबस में एक अलग से तुम लोग के बुक में चैप्टर दिया है, ई कॉमर्स ऑपरेटर इन जीएसटी। ओके, वो कोई अलग चैप्टर नहीं है, हम लोगों ने सब पॉइंट्स किया हुआ है। तो क्या क्या पॉइंट्स किया है, पहला तो सेक्शन 9(5), वो भी ई कॉमर्स का है, वो पूरा उधर दिया है, मतलब चार्ज ऑफ जीएसटी में नहीं दिया वो लोग के बुक में, डायरेक्टली ई कॉमर्स में दिया। उसके बाद रिटर्न्स में जीएसटीआर 8 सीखा, उसके बाद ये वाला पॉइंट सीखा। ओके, उसके बाद ये टीसीएस 1% जमा करना है, कलेक्शन जब करेगा तब, वो सब पॉइंट्स रजिस्ट्रेशन में सीखा, 4 पॉइंट। 9(5) के ईसीओ को कंपलसरी, सर्विस सप्लायर थ्रू ईसीओ को 20 लाख 10 लाख का लिमिट। तो ये सब हमने जो सीखा है वो मर्ज करके एक चैप्टर में दिया। तो ऐसा नहीं सोचना है कि वो चैप्टर नया है, हम लोग को सिखाया नहीं। ओके, तुम लोग को हर एक चैप्टर में थोड़ा थोड़ा करके सिखाया। क्लियर है सबको? अभी टीसीएस में एक क्लैरिफिकेशन है। अच्छा, पहले ये वाला एक बार देख लेते, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते इसके। हाँ, वापस बताओ। हाँ, लिख लो, लिखने का। हाँ, लिख। हुआ? ओके, नाउ लिसन, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला,
टीसीएस कटेगा नेट वैल्यूज पर। नेट वैल्यू पर मतलब कि हम लोगों ने पूरे महीने में जितना सेल किया माइनस जितना सेल्स रिटर्न आया। ओके, एबीसी यहाँ पर गुड्स बेच रहा है, एबीसी यहाँ पर गुड्स बेच रहा है, अज्यूम करो कुछ लोगों ने वापस भी दिया रहेगा ना उसको, तो टीसीएस किस के ऊपर आएगा? नेट वैल्यू पे आएगा। नेट वैल्यू पे मतलब कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, उसके ऊपर 1%। उसके बाद टीसीएस टू बी डिपॉजिटेड बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ई स्टेटमेंट इन जीएसटीआर 8, एनुअल स्टेटमेंट नॉट येट नोटिफाइड, तो ये पढ़ने का जरूरत नहीं। ओके, टाइम लिमिट टू रेक्टिफाई मिस्टेक, सेम टाइम लिमिट अपना जीएसटीआर 1 का रेक्टिफिकेशन का 30th नवंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग स्टेटमेंट विच एवर इज अर्लियर। ओके, उसके बाद एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर कैन इशू नोटिस टू ऑपरेटर, मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर, asking him to furnish the details relating to volume of goods or service supplied और स्टॉक लाइंग इन वेयरहाउस और गोडाउन, मतलब अमेजोन का जो वेयरहाउस है उसमें कितना स्टॉक है वो मालूम करने के लिए ऑफिसर नोटिस दे सकता है। बताओ कितना आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। द ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द डिटेल्स विद इन 15 वर्किंग डे, 15 दिन के अंदर उसको डिटेल देना पड़ेगा। ओके, और अगर नहीं दिया तो पेनल्टी लगेगा सेक्शन 122 का। ओके, एंड जनरल पेनल्टी 25,000 का भी लग सकता है, नॉट इम्पोर्टेंट। उसके बाद टीसीएस अंडर इनकम टैक्स वुड नॉट बी इंक्लूड इन सप्लाई। ओके, ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है वैल्यू ऑफ सप्लाई में। ईसीओ इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। ओके, उसके बाद पर्सन सप्लाइंग गुड्स नॉट फुलफिलिंग कंडीशंस एंड सर्विसेज अदर देन 95 ऑफ मोर देन 10 लाख 20 लाख कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। 95 का ईसीओ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, मतलब जितना भी सब चैप्टर में पॉइंट पड़ा वो सब एक साथ डाला इधर। क्लियर है सबको? लास्ट पॉइंट, क्लैरिफिकेशन ऑन टीसीएस लायबिलिटी। ओके, ये देखो ये वाला, अब एकदम सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ, ये सुन। अभी एक वेबसाइट है, ओके, ओएनडीसी करके, ओके, ओएनडीसी करके एक वेबसाइट है गवर्नमेंट का। ओके, अभी वो ओएनडीसी बेसिकली एक एग्रीगेटर का काम कर रहा है। एग्रीगेटर समझ तो, एग्रीगेटर मतलब कि प्राइजेस को कंपेयर करने वाला, ऐसे पॉलिसी बाजार। ओके, अगर समझो बजाज लाइफ इंश्योरेंस एंड मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ये दोनों लाइफ इंश्योरेंस का कंपैरिजन करके बताएगा पॉलिसी बाजार। वैसे ही ओएनडीसी का काम क्या है? प्राइस कंपेयर करना, लेकिन दो सप्लायर का नहीं, दो प्रोडक्ट का दो अलग ई कॉमर्स वेबसाइट पे बिकने वाला। मतलब कि समझो टाइटन का वॉच अमेजोन पे ये भाव पे बिक रहा है, फ्लिपकार्ट पे ये भाव पे बिक रहा है, ऐसा कंपैरिजन करके देता अपने को ओएनडीसी। मतलब कि ये ई कॉमर्स ऑपरेटर का एग्रीगेटर है। पॉइंट समझा क्या हो रहा है? तो अभी हम लोग ओएनडीसी का ऐप डाउनलोड किया, हम लोग चेक कर रहे हैं कि अमेजोन पे सेम प्रोडक्ट का भाव इतना है, फ्लिपकार्ट पे इतना है, फ्लिपकार्ट पे सेल है इस बार। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, ओएनडीसी से फ्लिपकार्ट पे जाते हैं एंड फ्लिपकार्ट से बाय करते हैं। अरे समझ में क्या हुआ? ओएनडीसी बायर मैं हूं, मैंने ओएनडीसी से फ्लिपकार्ट गया एंड फ्लिपकार्ट से वो सप्लायर से आ रहा है। तो यहाँ पर फ्लो कैसे हुआ ट्रांजेक्शन का? बायर था, बायर ने ओएनडीसी पे ऑर्डर प्लेस किया, इधर से फ्लिपकार्ट गया या अमेजोन जो भी है, एंड यहाँ से वॉच सेलर। यहाँ पर कितने ई कॉमर्स ऑपरेटर हुए? दो, ओएनडीसी भी हुआ एंड जो फ्लिपकार्ट या अमेजोन है वो भी हुआ। तो टीसीएस किसको कट करना है, ओएनडीसी को या फ्लिपकार्ट को? देखो हमेशा क्या सोचना है, ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल किसने कट किया टीसीएस? अमेजोन ने, क्योंकि अमेजोन वाज डायरेक्टली कनेक्टेड विद सप्लायर। क्या हमारे केस में ओएनडीसी फ्लिपकार्ट के सप्लायर से कनेक्टेड है क्या? तो कौन टीसीएस कलेक्ट करेगा? फ्लिपकार्ट। पॉइंट समझ में आया क्या? मतलब कि अमेजोन इज गोइंग टू कलेक्ट टीसीएस। पॉइंट समझा? देखो ओएनडीसी इज कॉल्ड एज बायर साइड ईसीओ। बायर साइड ईसीओ मतलब बायर को जानने वाला ईसीओ, एंड जो फ्लिपकार्ट या अमेजोन है वो सेलर साइड ईसीओ, मतलब वो सेलर को जानता है। तो सेलर के जेब से हम लोग को कट करना है तो सेलर वाला ही ईसीओ कट करेगा। पॉइंट क्लियर है क्या?
एकदम सिंपल क्लैरिफिकेशन। उसके बाद सेकंड क्लैरिफिकेशन, मतलब सेकंड एग्जांपल, अगर हम लोगों ने ओएनडीसी से ही किसी वॉच सप्लायर से बाय किया तो फिर ओएनडीसी कट करेगा, क्योंकि यहाँ पर वॉच सेलर से डायरेक्टली एसोसिएटेड है ना वो। सिंपल, क्लियर है सबको? ओके, अगर हम लोगों ने टाइटन का वॉच ओएनडीसी से बाय किया तो ओएनडीसी पेमेंट किसको करेगा? वॉच सेलर को करेगा, हम लोग ओएनडीसी को पे करेंगे। तो यहाँ पर वॉच सेलर एंड ओएनडीसी आर कनेक्टेड, तो यहाँ पर ओएनडीसी का टीसीएस कौन कलेक्ट कर लेगा? सॉरी, टाइटन का टीसीएस कौन कलेक्ट कर लेगा? ओएनडीसी। समझा सबको? तो फिर नहीं आएगा। अगर ओएनडीसी ने हम लोग को टाइटन के वेबसाइट पे लेके गया एंड हमने टाइटन के वेबसाइट से बाय किया तो इसमें टीसीएस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली ई कॉमर्स को पैसा, डायरेक्टली सप्लायर को पैसा जा रहा है। टीसीएस कब आता है? जब पैसा ई कॉमर्स को जाता है, ई कॉमर्स से रूट होके सप्लायर को जाता है। क्लियर है सबको? अभी क्या बाकी है इसमें? ओके, सारा कुछ हो गया। ओके, रूल नंबर 88C 88D हम लोगों ने ऑलरेडी किया था। ओके, कि 88C अगर GSTR 1 और 3B में डिफरेंस है तो हम लोग को नोटिस आएगा जिसका रिप्लाई 7 दिन में करना है। ओके, या तो पे करना है, नहीं किया तो वो हम लोग का रिकवरी प्रोसीडिंग करेगा। 88D, ओके, 2B और 3B में जो आईटीसी का डिफरेंस है, मतलब हमने ज़्यादा आईटीसी लिया तो हम लोग को रिवर्स करना पड़ेगा या तो रीज़न देना पड़ेगा। 7 दिन में नहीं दिया तो रिकवरी प्रोसीडिंग, सॉरी, सेक्शन नंबर 73 74 में हम लोग का प्रोसीडिंग होएगा। समझ में? दैट्स इट विद पेमेंट ऑफ टैक्स।